डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्वी यूपी के 7 जिलों को मिलकर गठित होगा काशी विंध्य क्षेत्र। केवीआर में वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र होंगे शामिल। सीएम होंगे केवीआर के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सीईओ। बीएमसी चुनाव में साथ दिखेंगे ठाकरे ब्रदर्स। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के बीच 2.5 घंटे की बैठक में गठबंधन की राह लगभग साफ। उद्धव राज के बीच मराठी बहुल सीटों का सुलझा विवाद। 4 राज्यों के लिए आज मतदाता सूची के प्रारूप होंगे प्रकाशित। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए वोटर लिस्ट का प्रारूप होगा जारी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपने नाम और व्यक्तिगत विवरण की जांच करने की सलाह दी। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर हो सकती है सुनवाई। पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने सीजीआई और राष्ट्रपति को लिखा पत्र। पत्र में 100 मीटर टेस्ट नियम की समीक्षा की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी कैबिनेट ने पूर्वांचल के विकास के लिए 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र यानी केवीआर का गठन करने का फैसला किया है। इसमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले यानी वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केवीआर के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक केवीआर के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। इसके गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा। काशी विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक केवीआर के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। जबकि वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सदस्य नामित किया जाएगा। केवीआर के जरिए ही संबंधित सभी 7 जिलों के सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी मंजूरी भी केवीआर के स्तर से ही दी जाएगी। अब इसके लिए शासन से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 दिन के भीतर ही केवीआर के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें, यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। यूपी कैबिनेट ने पूर्वांचल के विकास के लिए 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र का गठन करने का फैसला किया है। इसमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले यानी वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केवीआर के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक केवीआर के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। इसके गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद सिंह जी, आप बताइए, यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला क्या है, ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए, कल जब कैबिनेट की बैठक हुई, हालांकि वो बैठक अनुपूरक बजट जो पास होना था उसको लेकर ये बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कुछ और चीजें भी निकल कर सामने आई, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज जो सामने निकल कर आ रही है कि जो राज्य राजधानी क्षेत्र है एससीआर की तर्ज पर जो
SCR जो लखनऊ उसके आसपास के जिलों को मिलाकर बनना है। अब उसी की तर्ज पर अब योगी सरकार ने एक काशी विंध्य क्षेत्र यानी KVR के गठन का फैसला किया है। KVR का जो ये क्षेत्र होगा, काशी विंध्य क्षेत्र, उसमें वाराणसी होगा। इसके अलावा विंध्याचल मंडल के जितने भी जिले हैं, चाहे जौनपुर हो, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, ये तमाम जिले इसमें शामिल होंगे। और जो आर्थिक गतिविधियां इन जिलों में होती हैं, जो यहाँ का व्यापार है, जो यहाँ पर चाहे वो DOP से जुड़ी चीजें हो या चाहे जो इन जिलों की जो औद्योगिक विकास में योगदान देने वाली जो चीजें हों, जो इस जिले की पहचान है, उनको उनके 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 गतिविधियों के जोन के तौर पर इसको इस पूरे क्षेत्र को, KVR क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। और इसके KVR के गठन को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इससे आप ये समझ सकती हैं कि अगर ये काशी विंध्य क्षेत्र का गठन सफलतापूर्वक संपन्न होता है तो पूर्वांचल के जो 7 जिले जिनका भी जिक्र किया गया है, उनके औद्योगिक विकास में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि जो आम जनमानस है उसके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह जी इस खास जानकारी के लिए। चुनाव आयोग आज 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशित करेगा। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपने नाम और व्यक्तिगत विवरण की जांच करने की सलाह दी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका नाम सही ढंग से दर्ज किया गया है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या विवरण में कोई त्रुटि है तो वे दावा दायर कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित होने वाली है। चुनाव आयोग आज 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशित करेगा। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपने नाम और व्यक्तिगत विवरण की जांच करने की सलाह दी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका नाम सही ढंग से दर्ज किया गया है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या विवरण में कोई त्रुटि है तो वे दावा दायर कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित होने वाली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची 4 राज्यों के लिए जो आज प्रारूप प्रकाशित होंगे: केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या है मामला, आप ज्यादा जानकारी दीजिए। निर्वाचन आयोग ने पूरे देश की जो पुरानी मतदाता सूची है उनको अपडेट किया जाएगा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार और वर्तमान मतदाताओं के अनुसार। उसके बाद से आज 23 दिसंबर को चुनाव आयोग केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, जिसमें केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें मैं बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सामान्य राज्य हैं। इनमें जो भी मतदाता है अपना नाम जांचने के लिए इस सूची का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एक विस्तृत प्रक्रिया समझाई है कि voters.eci.gov इन पर जाएं और अपना नाम ई-रोल में क्लिक करें और अपने एपिक नंबर जो भी पहले मतदान पत्र दिया गया है उसमें एपिक नंबर होता है, उसके व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके अपना विवरण खोजें। इसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाताओं को कोई कंफ्यूजन न हो और अपना नाम और अपना एपिक नंबर या अपना मतदान जो भी डिटेल्स है वो खोजने में उनको काफी सहूलियत हो। इसीलिए चुनाव आयोग आगे भी अलग अलग राज्यों के जैसे जैसे मतदाता सूची तैयार होते जाएगी वो जारी करते जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।
उत्तराखंड के करीब 90,000 मतदाताओं को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू होने से पहले ही अहम फैसला लेना होगा। उन्हें बतौर सर्विस मतदाता या अपने गांव की वोटर लिस्ट में से कोई एक चुनना होगा। वहीं सामान्य मतदाता जिनके वोट शहरों के साथ ही गांव की मतदाता सूची में भी हैं, उन्हें भी कोई एक वोट कटवाना होगा। अगर आपका वोट दो जगह होगा तो आप कानूनी पछड़े में भी फंस सकते हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गांव या शहर में से किसी एक ही मतदाता सूची में अपना नाम रखें, किसी एक ही जगह से हटवा लें। एसआईआर के दौरान पकड़ में आने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा की भी प्रावधान है। प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से फिलहाल प्री एसआईआर गतिविधियों के तहत मतदाताओं की मैपिंग का काम किया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 को जारी हुई मतदाताओं की जानकारी के हिसाब से प्रदेश में 89,812 सर्विस मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 87,103 पुरुष और 27,009 महिला मतदाता थे। ये ऐसे मतदाता हैं जो कि सेना या अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी की सर्विस के दौरान ही बतौर सर्विस मतदाता वोट बने हुए हैं। अब एसआईआर शुरू होने से पहले निर्वाचन कार्यालय ने इन सभी सर्विस मतदाताओं से राज्य के भीतर या सर्विस में से कोई एक वोट चुनने और दूसरे को हटवाने की अपील की है। अगर कोई सर्विस मतदाता बनकर गांव या शहर का अपना वोट हटवाना चाहते हैं तो उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in में फॉर्म 7 भरना होगा। अगर कोई गांव शहर में अपना वोट चाहता है और सर्विस मतदाता की सूची से नाम हटाना चाहता है तो उसे सर्विस वोटर पोर्टल जो है कि svp.eci.gov.in के माध्यम से अपना सर्विस वोट हटवाना होगा। कई मतदाताओं को ये भी कंफ्यूजन है कि गांव से नाम कटने पर वो प्रधान या नगर पालिका चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक एसआईआर का काम केवल चुनाव आयोग की मतदाता सूची के लिए हो रहा है, जिससे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोट डाला जाता है। पंचायत या नगर निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग संभालता है, जिसकी वोटर लिस्ट अलग बनती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जारी हलचल ने एक नया मोड़ ले लिया है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए शिवसेना यानी यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के बीच गठबंधन की राह लगभग साफ हो गई है। उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पर दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार ये बैठक सकारात्मक रही। मराठी बहुल इलाकों में जिन सीटों के बंटवारों को लेकर विवाद था, उस विवाद को हल कर लिया गया है। दादर, शिवडी, वर्ली और मुलुंड के मराठी बहुल इलाके के सीटों को लेकर दोनों दलों में विवाद था। दोनों दलों में सभी सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। जल्द उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। एनसीपी को भी गठबंधन में लेने के लिए बातचीत चल रही है। बता दें कि बीएमसी चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है। मुंबई और अन्य 28 नगर निगमों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी 16 जनवरी को यह साफ हो जाएगा कि देश की सबसे अमीर नगर निकाय की सत्ता किसके हाथ में होगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 तक अपडेट की गई नई मतदाता सूची को आधार बनाया है, जिसमें मुंबई के लगभग 1.03 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, शिवसेना और यूबीटी का गठबंधन लगभग साफ दिखाई दे रहा है,
क्या हमें देखने को उद्धव और राज ठाकरे ब्रदर्स साथ में देखने को मिलेंगे? जिस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं महानगर पालिका चुनाव को लेकर, 29 महानगर पालिका चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को लेकर लगातार फैसला जो है मंथन किए जा रहे हैं दोनों पक्ष की तरफ से। वहीं ठाकरे बंधु की तरफ से भी कई ऐसे बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अंतिम फैसला 1-2 दिन में किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हाँ, रैली को लेकर जो मैदान है वो तैयारी कर ली गई है। तो आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरह से तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, वहीं दोनों ठाकरे की गठबंधन को लेकर जो औपचारिक रूप से जो अंतिम निर्णय है, जो फैसला है वो कब आता है इसमें देखना है। लेकिन तैयारियां पूरी तरह से हैं, सभी पार्टियां मैदान में हैं। हालांकि जिस तरह से चुनाव की जो है कर दिया गया है 29 मार्च, और आज से जो है नामांकन भरने की जो तैयारियां वो भी आज से शुरू हो जाएगी। तो जिनको टिकट मिला है वो अपने अपने नामांकन भरेंगे और सीट बंटवारे पे भी लगातार मंथने जारी हैं सभी पार्टियां अपनी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी। अरावली रेंज की सुरक्षा करने वाले पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कथित तौर पर कमजोर करने से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को 100 मीटर टेस्ट नियम की समीक्षा के लिए पत्र लिखा है। वकील गांधी के पत्र की एक कॉपी भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। इस पत्र में अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई। नई परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी नामित अरावली जिलों में कोई भी भू आकृति है जिसकी ऊंचाई अपने स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक है, और अरावली रेंज ऐसी 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों का समूह है जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पर्यावरणविदों का दावा है कि कानूनी सुरक्षा की कमी के चलते नई परिभाषा इस क्षेत्र के 90% हिस्से को खत्म कर सकती है। गांधी ने अपने लेटर में कहा, 100 मीटर का नियम ऐसे बड़े इकोलॉजिकली जरूरी हिस्सों को बाहर करने का जोखिम पैदा करता है जो संख्यात्मक ऊंचाई की सीमा को पूरा नहीं करते, लेकिन काम के लिहाज से बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि निचली पहाड़ियों और पानी रिचार्ज वाले इलाकों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हमीरपुर में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मांग की कि वहां फंसे हिंदुओं को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री सलाहकार का पुतला जलाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रही। बहराइच में सोमवार सुबह करीब 4 बजे भेड़िए ने मां की गोद से 3 वर्षीय मासूम अंशु को उठाकर ले जाने की घटना ने पूरे रसूलपुर गांव में सन्नाटा और डर फैला दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में भारी तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक इलाके में लंबे समय से जारी है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तुरंत भेड़िए को पकड़ने की मांग की है। दहशत के माहौल में सभी घरों में सतर्कता बरती जा रही है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जंगल और खेतों में ग्रामीणों की मदद से सघन छानबीन जारी है। मुंबई लोकल ट्रेन में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लेडीज डिब्बे में यात्रा कर रही एक युवती को केवल इसलिए चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाने का आरोप सामने आया है क्योंकि उसने अन्य महिलाओं से नीचे उतरने की विनती की थी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना लेडीज कोच की है, जहां ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले काफी भीड़ थी। इसी दौरान युवती ने दरवाजे के पास खड़ी महिलाओं से उतरने के लिए जगह देने के लिए कहा। तो आरोप है कि इसी बात पर कुछ महिलाओं के साथ उसका विवाद हो गया।
और देखते ही देखते युवती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।